So good morning everyone. In the previous lecture we have discussed the working of a simplest form of expansion device, that was the capillary tube. But in this lecture we will be discussing the second type of expansion device, which is called automatic expansion valve. Automatic expansion valve or constant pressure expansion valve. constant pressure एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है ये वॉल्व एक ऐसा वॉल्व होता है, एक इस टाइप की एक्सपेंशन डिवाइस होती है जो कि आपके इवेपोरेटर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, इट मेंटेन्स कांस्टेंट इवेपोरेटर प्रेशर। डायग्राम आपको याद रखना है। अब इसकी वर्किंग में आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लो। द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व और कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व। देखो ये इसकी वाल्व दिख रही है ना, ये इसकी वाल्व्स हैं, दीवारें हैं, आप बोल सकते हो। ये आपका यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है। ठीक है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ से आता है? कंडेंसर से, है ना। कंडेंसर के बाद ही तो एक्सपेंशन डिवाइस लगी रहती है। तो कंडेंसर से आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन होता है, अंदर आता है। स्ट्रेनर के थ्रू वो छनके जाता है, कहां पर? इस वाल्व के अंदर आ जाता है। अब बाकी क्या क्या पार्ट्स हैं? ये आपका क्या है? एडजस्टिंग स्क्रू है। एडजस्टिंग स्क्रू का काम ये होता है कि जब भी एक जो प्रेशर होता है, प्रेशर कौन सा प्रेशर? स्टीम स्प्रिंग लगी है ना, ये स्प्रिंग के प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टू एडजस्ट द स्प्रिंग प्रेशर। ये आपकी स्प्रिंग है और ये आपका एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। तो एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करके या लूज करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? स्प्रिंग के प्रेशर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो जो प्रेशर स्ट्रीम, और ये बीच में देख रहे हो आप, ये बीच में दिख रहा है ना, एक वायर टाइप का जा रहा है, ये वाला, ये वायर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये वायर टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बोलो, बीच में जा रहा है? हेलो, तो बीच में जो वॉल वायर टाइप का दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं डायफ्राम। हाँ जी सर, दिख रहा है ना। ये क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, ये आपका डायफ्राम है जो बीच में वायर सा जा रहा है। ये स्प्रिंग है और ये क्या है? ये वॉल्व है जिसको हम नीडल वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडल वॉल्व। ये आपका नीडल वॉल्व है। और ये जो साइड में देख रहे हो, ये वाल्व शीट है। क्या है? वाल्व शीट। वाल्व शीट का मतलब हो गया कि ऐसी चीज जिसपे आपका वाल्व रखा हुआ रहता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आईसी इंजन के अंदर वाल्व शीट होती है ना, वाल्व शीट, ऐसे ही वाल्व शीट यहां पर है जिसपे आपका वाल्व लगभग रेस्ट करेगा। ठीक है, ये आपका नीडल वाल्व होगा। समझ में आ गया क्या क्या पार्ट्स होते हैं? बोलिए। चलिए, अब देखो काम कैसे करता है, सुन लो। ये आपका जो वाल्व है, इसके बगल में, क्योंकि ये इसका आउटलेट है, यहां पर आपका लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा। और यहां क्या लगा होगा? आपका कंडेंसर लगा होगा, है ना। सॉरी, नॉट कंडेंसर, इवेपोरेटर लगा रहता है। यहां पर क्या रहता है? आपका इवेपोरेटर होता है कि नहीं एक्सपेंशन डिवाइस के बाद? ये आपका इवेपोरेटर यहां रहेगा। तो होगा क्या, जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहां जाएगा, अब इवेपोरेटर के अंदर हमें क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? जब इसके अंदर, जब इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, याद रखना, इवेपोरेटर के अंदर जब प्रेशर कम होगा तो हमें फ्लो रेट इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इवेपोरेटर के अंदर अगर आप मान सकते हो प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर अगर कम है तो हमें क्या करना है? फ्लो रेट इंक्रीज करना है। फ्लो रेट इंक्रीज करना है। और जब प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर जब आपका इंक्रीज होगा तो हमें फ्लो रेट क्या करना है? फ्लो रेट को क्या करना है? डिक्रीज करना है। ठीक है, फ्लो रेट को डिक्रीज करना है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब इवेपोरेटर प्रेशर आपका कम होगा तो फ्लो रेट हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई वो ये है कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर आपका कम है, इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर कम है, इवेपोरेटर प्रेशर कम है, इज लेस, हमें क्या करना है? सप्लाई इंक्रीज करनी है। ठीक है, फ्लो रेट क्या करना है? रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट इंक्रीज करना है। और जब प्रेशर, इवेपोरेटर का प्रेशर मोर है, ज्यादा है, उस वाले केस में फ्लो रेट को आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है, कम करना है। अब वो कैसे करेंगे? इस नीडल वाल्व की हेल्प से करेंगे। अब देखो, सुनो क्या होगा। हम क्या करते हैं, एक बार जो आपका एडजस्टिंग स्क्रू है
उस एडजस्टिंग स्क्रू से इनिशियली प्रेशर जो स्प्रिंग प्रेशर अप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, बाय ए सिंपल डिजाइन्ड कंडीशन वी अप्लाई ए प्रेशर ऑन द थ्रू द स्प्रिंग ऑन दिस वॉल ऑन दिस डायफ्राम। ये जो आपका डायफ्राम है, इस डायफ्राम पर कितने प्रेशर लग रहे हैं? पहला तो आपका स्प्रिंग एक प्रेशर लगा रही होगी, दूसरा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है। ठीक है, बोलो, एक तो आपका स्प्रिंग प्रेशर लग रहा है इस डायफ्राम पे और दूसरा क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ऊपर की साइड में है और नीचे की साइड में कौन सा प्रेशर है यहाँ पर? क्योंकि ये इवेपोरेटर से ऑन है, यहाँ पर आपका इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर प्रेशर आपका नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक, ओके जी सर। अब मान लिया देखो इसका काम क्या होता है वाल्व का। इस वाल्व का काम क्या होता है कि आपका जो इवेपोरेटर है उस इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखना। अब मान लो कि बाई चांस कि जो आपका इवेपोरेटर है उसके अंदर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया सपोज। ठीक है, इवेपोरेटर के अंदर क्या होगा? हमने क्या कर दिया, इनिशियली एक स्प्रिंग प्रेशर जो हम लोगों ने डायफ्राम पे अप्लाई किया हुआ है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में था, ये डायफ्राम एकदम सीधा था। कैसा था आपका डायफ्राम? सीधा। जब आपका डायफ्राम सीधा होगा, एकदम एग्जैक्टली सीधा होगा, तो जो ओपनिंग होगी वाल्व की वो उतनी होगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हुआ क्या, बाई चांस हमने देखा कि इवेपोरेटर के अंदर जो आपका इवेपोरेटर यहां लगा हुआ है उसके अंदर प्रेशर कैसा हो गया? कम हो गया। बोलो, प्रेशर कम हो गया मतलब रेफ्रिजरेंट जो फ्लो है वहां पर कम जा रहा है, लोड के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट आपका सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इवेपोरेटर प्रेशर है, जैसे ही इवेपोरेटर प्रेशर की वैल्यू कम होगी ये डायफ्राम ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। बोलो, नीचे जाएगा कि नहीं? आप मुझे एक बताओ, ये बीम है, एक बीम समझ लो। यहां पर मैंने लोड पहले लगा रखा था 20 इधर लगा था और 5 इधर लगा था, नीचे से मैंने प्रेशर लगा दिया 25, तो ये बैलेंस कंडीशन में होगा। बोलो, स्ट्रेट रहेगी हॉरिजॉन्टल। अब क्या हुआ, ये नीचे वाला प्रेशर है इसकी वैल्यू घट गई, 20 हो गई, तो अब ऊपर वाले जो नेट प्रेशर होगा इन दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई ये 25 और ये 20, तो ये नीचे की ओर झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? ये जो आपका बीम टाइप का होगा वो नीचे की ओर झुकेगा, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन होगा ये जो डायफ्राम है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। और जब ये नीचे की ओर झुक जाएगा तो आपका वाल्व नीचे की ओर मूव करेगा। बोलो, वाल्व नीचे की ओर मूव करेगा, और जब वाल्व नीचे की ओर मूव करेगा तो यहां से आपकी ओपनिंग इंक्रीज हो जाएगी। बोलो, ये जो ओपनिंग है रेफ्रिजरेंट के फ्लो होने की वो ओपनिंग इंक्रीज हो गई, और जब ये ओपनिंग इंक्रीज हो गई तो ये क्या करेगा, हाई अमाउंट में आपका रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाएगा। क्यों भाई, रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो क्या होगा, सप्लाई इवेपोरेटर प्रेशर जैसे ही कम होगा तो ये क्या करेगा, डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा और आपका जो रेफ्रिजरेंट फ्लो है वो बढ़ जाएगा, रेफ्रिजरेंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि ये वाला प्रेशर और यहां वाला प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, इक्विवेलेंट 20 तक ना पहुंच जाए। अगर पहले 25 था तो 25 तक ना पहुंच जाए तब तक ये इंक्रीज होता रहेगा। समझ में आया? रेफ्रिजरेंट जो है वो तब तक लो होता रहेगा हाई क्वांटिटी में जब तक कि इवेपोरेटर का प्रेशर पहली वाली वैल्यू को रीच ना कर ले। मान लिया कि इनिशियली स्प्रिंग प्रेशर मैंने मान लिया 20 बार है और 20 यूनिट है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया 5 यूनिट है, और ये इनिशियली ये 25 यूनिट था। अब बाद में क्या हुआ, ये 25 से कितना हो गया था, बाद में मैंने मान लिया कि 25 से ये यूनिट कितना प्रेशर डाउन हो गया, 20 हो गया। तो क्या होगा, जैसे ही ये 20 होगा तो क्या होगा, आपका डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा। डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो आपका वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहां पर जो क्लियरेंस, ओपन तो पहले से ही है लेकिन थोड़ा और डाउन की ओर मूव करेगा। नीचे की ओर मूव करने से क्या होगा, ये जो बीच में देख रहे हो ये ओपनिंग है, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ओपनिंग इंक्रीज होने से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि इसके अंदर दोबारा से प्रेशर कितना ना हो जाए, दोबारा प्रेशर कितना ना पहुंच जाए, 25 तक। ठीक है, तो क्या कर दिया इसने, कांस्टेंट प्रेशर जो पहले 25 था उसी को मेंटेन कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ बोलो। इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, ये बात हो गई जब आपका इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर डाउन हो गया। अब दूसरी वाली केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हम लोगों ने ये मान लिया कि अब इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, सपोज कि आपका इवेपोरेटर था, अब उसके अंदर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, यहां पर वैल्यू कितनी थी, इंक्रीज मान लिया पहले इनिशियल वैल्यू 25 थी और 25 से बढ़ के कितनी हो गई, 30 हो गई। बोलो, ये इनिशियल वैल्यू थी और बाद में ये 30 हो गई।
अब जैसे ही Yes, sir. पीएस मैंने बोला था कि पीएस 20 थे, एटमॉस्फेरिक 25 और ये एवेपोरेटर प्रेशर अब कितना हो गया 30 हो गया। तो ये क्या होगा, ये डायफ्राम कैसा किधर चला जाएगा बताओ, किधर मोशन हो जाएगा इस डायफ्राम का, ऊपर या नीचे, जल्दी बताओ। ये आपका डायफ्राम ऊपर की ओर टिल्ट हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर की ओर झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। आपका डायफ्राम ऊपर की ओर बेंड हो जाएगा कि नहीं, हो गया ऊपर की बेंड। जब ये ऊपर की ओर बेंड होगा तो ये वाल्व क्या होगा, ये वाल्व क्या होगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, और ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग आपकी कम हो जाएगी, ये ओपनिंग कम होगी कि नहीं। Yes, जब sir. ओपनिंग कम हो जाएगी तो आपको जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा उसका फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फ्लो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा आपके इवेपोरेटर के अंदर वो दोबारा से कितना रीच कर जाएगा, 25 तक। तब तक होता रहेगा जब तक कि प्रेशर इवेपोरेटर के अंदर दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू को रीच ना कर ले। 25 अगर बाहर है तो 25 को रीच ना कर ले, ठीक है। दिस इज द बेसिक वर्किंग, हाउ डज दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस वर्क। तो किस तरीके से आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व काम करता है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है और ऑटोमेटिकली ही इवेपोरेटर के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखता है किसके अंदर, इवेपोरेटर के अंदर। इसीलिए इस वाल्व को हम कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व। इज इट क्लियर, बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए अब जो मैंने बोला है वही चीजें लिखी हैं, एक बार समझ लेना, समझा देता हूं मैं आप लोगों को। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर इवेपोरेशन एक्सपेंशन वाल्व। इसको हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज इट मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इन द इवेपोरेटर रिगार्डलेस द लोड। लोड कुछ भी हो, हमें लोड से मतलब नहीं होता है, हमें इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वाल्व है, इसके बारे में पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है। दूसरा है, इट्स मेन मूविंग फोर्स इज द इवेपोरेटर प्रेशर। तो इसका जो मेन मूविंग फोर्स है इस एक्सपेंशन डिवाइस का, जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड करता है, इवेपोरेटर के प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इवेपोरेटर प्रेशर इज द मेन मूविंग फोर्स। हम लोग स्प्रिंग फोर्स को मेंटेन कर लेते हैं कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो मूव करने वाला जो प्रेशर है, जो चेंज होने वाला प्रेशर है, वो इवेपोरेटर प्रेशर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वाले डिवाइस के अंदर इवेपोरेटर प्रेशर क्या है, मेन मूविंग फोर्स। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड विद अ ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर वेयर लोड इज रिलेटिवली कांस्टेंट। तो जहां लोड कांस्टेंट रहता है, जहां लोड लगभग कांस्टेंट रहता है, उन टाइप की डिवाइसेस में हमको यूज किया जाता है, जैसे कि आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर हो गया, वहां हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद फिर इसके कंपोनेंट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ निडल वाल्व, इसके अंदर निडल वाल्व था, एक वाल्व शीट थी, SEAT, ये वाला गलत लिखा, वाल्व शीट हो गई, एक मेटेलिक डायफ्राम था जो मैंने रॉड सी दिखाई थी आपको, वायर टाइप का दिख रहा था, एक आपकी स्प्रिंग थी लगी थी, और एक एडजस्टिंग स्क्रू था, ये इसके पार्ट थे। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वाल्व की, इट डिपेंड्स अपॉन द टू अपोजिट प्रेशर्स एक्टिंग ऑन द डायफ्राम। तो डायफ्राम की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है, दो अपोजिट प्रेशर पे। एक तरफ आपका क्या रहता है, स्प्रिंग प्रेशर रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और दूसरी तरफ आपका इवेपोरेटर प्रेशर रहता है, ठीक है। तो इवेपोरेटर प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर एक्ट करता है और स्प्रिंग प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, ठीक है, देखा था। द स्प्रिंग फोर्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द डायफ्राम। तो ये डायफ्राम था आपका, इस डायफ्राम के ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे थे, ये डायफ्राम था, एक ऊपर से नीचे की ओर, ये तो यहां पर एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था और एक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, और जबकि नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा था, इवेपोरेटर प्रेशर, इवेपोरेटर, ठीक है। तो वही लिखा है, द इवेपोरेटर प्रेशर एक्टिंग बिलो द डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे आपका इवेपोरेटर प्रेशर काम कर रहा था और डायफ्राम के ऊपर आपका कौन सा प्रेशर काम कर रहा था, बताओ, स्प्रिंग और एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए नाउ
द कंप्रेसर इज रनिंग, द कंप्रेसर इज रनिंग, आपका कंप्रेसर काम चल रहा है. द वॉल मेंटेन्स द इवेपोरेटर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद द स्प्रिंग प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो जैसे आपका कंप्रेसर रन कर रहा होता है, तो आपका जो वाल्व है, निडल वाल्व जो है या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है, वो क्या करता है, स्प्रिंग प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक बार इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर लेता है. फिर क्या होता है, द स्प्रिंग प्रेशर इज एडजस्टेड और कंट्रोल बाय एडजस्टिंग द स्क्रू. तो मैंने आपको बताया था कि जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है, उस एडजस्टिंग स्क्रू से हम स्प्रिंग फोर्स को एडजस्ट कर लेते हैं और एक बार वैल्यू फिक्स कर देते हैं. ठीक है. वंस द स्प्रिंग फोर्स इज एडजस्टेड और इज फिक्स्ड टू द डिजायर्ड इवेपोरेटर प्रेशर, then the valve operates automatically to maintain constant pressure by controlling the flow of the refrigerant. तो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ ही काम करता है. ठीक है. तो ये जो वाल्व क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. रेफ्रिजरेंट जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है. तो आपका जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोलिंग के साथ ही ये काम करता है. तो जो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के साथ साथ, उसके फ्लो रेट को कंट्रोल करने के साथ साथ ही ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है. ठीक है. चलिए अब कैसे करेगा ये इसके अंदर बोला गया है. ठीक है. तो एडजस्टेड डिजायर्ड प्रेशर, तो एक बार हम डिजायर्ड प्रेशर के अकॉर्डिंगली एडजस्टिंग स्क्रू को एडजस्ट कर देते हैं. उसके बाद जो आपका वाल्व होता है वो ऑटोमेटिकली इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली. तो ऑटोमेटिकली आपका वाल्व ऑपरेट होने लगता है, जिससे कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर सके इवेपोरेटर के अंदर. कैसे? बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के साथ. अब कंडीशन बताई गई है कि जब इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर डाउन होता है तो फिर किस तरीके से काम करेगा, और जब इवेपोरेटर के प्रेशर अंदर प्रेशर या इवेपोरेटर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये किस तरीके से वर्क करता है. तो पहली कंडीशन है व्हेन द इवेपोरेटर प्रेशर फॉल्स डाउन द डायफ्राम. तो जब ये इवेपोरेटर प्रेशर फॉल्स डाउन, जब इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है, आपका डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा. और जैसे ही आपका डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा ओपन डाउन एंड सप्लाई मोर रेफ्रिजरेंट, तो आपका जब वाल्व नीचे मूव करेगा तो ओपनिंग बढ़ जाएगी. ओपनिंग बढ़ने से आपका रेफ्रिजरेंट की जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा. हैंस सप्लाई मोर रेफ्रिजरेंट टू इवेपोरेटर. तो इवेपोरेटर के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट को फ्लो करेगा टिल द डिजायर्ड प्रेशर इज अचीव. तो जब तक कि डिजायर्ड प्रेशर जो आपने सेट वैल्यू की है वो अचीव नहीं हो जाती, तब तक आपका फ्लो रेट उतना ही इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है. चेंज होता रहेगा. इसके बाद ये पहली वाली कंडीशन हो गई. तो किस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया, फ्लो जब प्रेशर डाउन होगा तो रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को इंक्रीज करके. दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड व्हेन द इवेपोरेटर प्रेशर राइजेस. अब दूसरे वाले केस में जब इवेपोरेटर का प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड. अब क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सम होता है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू द इवेपोरेटर प्रेशर. तो आपका डायफ्राम ऊपर की ओर टिल्ट हो जाता है इस तरीके से. जब ये ऊपर की ओर टिल्ट होगा तो आपका वाल्व ऊपर मूव करेगा, जिससे ओपनिंग जो है उसकी बंद हो जाएगी. ओपनिंग बंद हो गई, जैसे ही ओपनिंग मतलब बंद हो गई क्या मतलब है, कम हो गई. जब ओपनिंग कम हो गई तो कम अमाउंट में रेफ्रिजरेंट जाएगा. ठीक है. rises the diaphragm moves upward valve and reduces the opening of the valve and decreases the flow rate of the refrigerant. तो आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा. ठीक है. कब तक? जब तक कि आपका डिजायर्ड प्रोसेस जो है इवेपोरेटर के अंदर अचीव नहीं हो जाता. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व और कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व. इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व बिकॉज इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट इवेपोरेटर प्रेशर. ठीक है. चलिए, तो ये वाली क्लास हम लोग इसमें यही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की. ठीक है. थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. इसमें भी ये प्रेशर जो होते हैं उन तीनों प्रेशर, इन कुछ प्रेशर्स पे ये काम करता है. ये थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग टाइप का है. ठीक है. इसमें एक बल्ब होता है, ये वाला बल्ब आप देख रहे हो. कई कई जगह पे तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं, कई कई जगह पे हम एक्सटेंशन इक्वलाइजर लगा देते हैं. तो ये डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हाँ, इट जनरली इंक्रीजेज द और टू मेंटेन द फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ठीक. चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.